तो लड़कों की रिझाने वाली आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी। ये लड़का ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता, पर वो इस सब में खोए जा रहा है। अपने ऊपर बैठे हुए लड़के से वो चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उठने की कोशिश करता है, पर उसके ऊपर बैठा हुआ लड़का उसके सीने पर हाथ रख उसे उठने नहीं देता। वो उसकी बॉडी पर उसे इधर उधर छूता है और उससे कहता है, क्या हुआ राजकुमार, क्या आप एक लड़के का स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर सकते? राजकुमार मन में कहता है, दिल की गहराइयों में, हर एक धड़कन में एक राज छुपा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर का रोम रोम इस वर्जित कामना में जल रहा है। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ अपने डर को छुपाने की। एक झटके में राजकुमार अपने ऊपर बैठे हुए लड़के के साथ पोजीशन चेंज कर लेता है। राजकुमार के चेहरे के हाव भाव भी बदल गए हैं। अब वो पहले की तरह घबराया और गुस्से में नजर नहीं आ रहा। वो लड़का राजकुमार को रिझाते हुए कहता है कि जब तक मेरी मौत ना हो जाए तब तक आप ना रुकिएगा। राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें मरने दूंगा। और मन में कहता है कि मेरी हर एक धड़कन के साथ एक कहानी है जो इस रात में मुझे अभी जाननी बाकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कॉमिक, नई स्टोरी, जिसके ओनर है रिस्पेक्टेबल किजिमा एम स्टूडियो। ये आपको थोड़ी अजीब और डरावनी लगेगी, पर यह बहुत ही फनी स्टोरी है। रात का समय है और नदी में है एक कश्ती, सिर्फ एक कश्ती, और जिसे चलाने वाली लड़की कहती है, सर बस इस गुफा से गुजरते ही हम वहां पर पहुंच जाएंगे। कश्ती में एक लड़का लाल रंग के कपड़े पहने बैठा हुआ है, जिसके हाथ में है एक साज, जिसे बजाता है तो वो लड़की तारीफ करते हुए कहती है, सर इसकी आवाज तो बहुत ही मनमोहक है, एकदम अलग, जैसे स्वर्ग की आवाज हो। तो वो लड़का कहता है, आज राजकुमार के सामने मैं इसे ही तोहफे में पेश करने वाला हूँ। उसके कहने का मतलब है कि वो आज राजकुमार के लिए संगीत बजाने वाला है। वो काफी खुश नजर आ रहा है। वो लड़की कहती है, सर अगर आज आपने राजकुमार का दिल जीत लिया तो आपके पास धन समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी। जल्द ही आपको बहुत सारा धन और मान सम्मान मिलने लग जाएगा। नाव से उतरकर वो एक लकड़ी के पुल पर चढ़ते हैं जो कि एक पहाड़ पर है। उसी पुल के जरिए होकर वो पहुंचते हैं एक बेहद सुंदर और आलीशान घर में। दरवाजे के पास जाकर झुककर वो लड़की कहती है, राजकुमार आज रात के लिए आपका बेड कंपेनियन तैयार है। बेड कंपेनियन वो जो बिस्तर में आपके साथ समय गुजारे। ये बात सुनकर वो लड़का अचानक से चौंक जाता है। उस लड़की को उत्तर देते हुए अंदर से ही राजकुमार चिल्लाकर कहता है, क्या तुम मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश कर रही हो? राजकुमार की आवाज से साफ तौर पर एहसास हो रहा था कि वो इस सब से बिल्कुल खुश नहीं है। वो लड़की कहती है, राजकुमार कृपया अपने डर का सामना कीजिए। और वो लड़का घबराकर कहता, रुकिए जरा, बेड कंपेनियन, ये बात। उस लड़के का सवाल पूरा होने से पहले ही राजकुमार तलवार उठाता है और उस लड़के का कत्ल कर देता है। उसके बाद बस आवाज आती है चिल्लाने की। चारों तरफ खून फैला हुआ था, यहाँ तक कि उस बेचारे लड़के का साज भी खून से रंगा हुआ था। जल्द ही ये खबर राज दरबार में राजा को मिल जाती है। राजा सवाल पूछता है कि आखिर राजकुमार के अंदर ये मर्दों के प्रति डर कैसे पैदा हो गया। दरबार में से कोई कहता है कि महाराज, जब से वो दुर्घटना घटी है, राजकुमार और वह रानी कहती हैं, हमें इस मसले को जल्द और उचित तरीके से सुलझाना होगा। राजकुमार आपके उत्तराधिकारी हैं, हो सकता है कि कल को वो युवराज बने और फिर राजा, तब कैसे काम चलेगा? इन हालातों के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। राजा कहता है, बेहतर यही होगा कि हम उसे राजमहल वापस ले आएं। हम सारी जिंदगी उसे इस तरह से कैद नहीं कर सकते। ये बात सुनते ही मंत्री घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते। जिस दिन राजकुमार आपे से बाहर हो गए थे, उन्होंने राजमहल के दर्जनों आदमियों का कत्ल कर दिया था। हमें अपनी परवाह नहीं है, हमें तो आपकी चिंता हो रही है। आपकी जान को भी तो खतरा है। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? सबके जिस तरह से तोते उड़ रखे हैं, पता चल रहा है साफ तौर पर राजकुमार की इस बीमारी के इलाज के लिए सारी दुनिया जहान से लड़कों को भर्ती कर उसके पास भेजने से इस बीमारी का इलाज हो पाएगा? महाराज, अगर राजकुमार ने अपने डर का सामना ना किया तो इस बीमारी का इलाज होना बहुत मुश्किल है। राजा जानता है कि ये सब कुछ गलत है। किसी निर्दोष को इस तरह से झांसे में फंसाकर मौत के मुंह में डाल देना बहुत गलत है, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, खैर हमेशा त्याग करना ही पड़ता है। ये कहानी है एक शांतमयी माहौल वाले देश की, जहाँ पर है दुनिया की नज़र से छुपी हुई पुरानी गली में एक दुकान, जहाँ पर बताया जाता है भाग्य। इस दुकान का मालिक है इस कहानी का दूसरा मुख्य पात्र, जिससे ये आदमी सवाल पूछता है, मैं अपनी पत्नी को कैसे बताऊं कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ? अभी तक तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने प्यार का इजहार करूं या नहीं।
उसकी नब्ज को पकड़ते हुए वो लड़का कहता है, सर आपका प्रेम बहुत ही दुखदाई है, आप आगे मुसीबतों की तरफ बढ़ रही हैं, बेहतर यही होगा कि आप उसे छोड़ दें। वो लड़का शर्माते हुए मन में कहता है, क्या मिस्टर मोरोंग को मेरी भावनाओं का एहसास हो गया? तुरंत वो मोरोंग का हाथ पकड़ देता है और कहता है, ठीक है, मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा और आपके साथ रहूंगा। मोरोंग कहता है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अरे बेवकूफ, उसने तुम्हें पत्नी को नहीं प्रेम को छोड़ने को कहा। सर आप भी मुझसे प्यार करते हैं ना? अरे मेरा हाथ छोड़ो। और ऐसे हालातों में वहां पर उसके पिता पहुंच जाते हैं और आवाज लगाते हैं, क्यान। उनको वहां पर देखकर आखिरकार वो लड़का उसका हाथ छोड़कर वहां से चला जाता है और क्यान मोरोंग कहता है, पिताजी आप यहाँ, क्या कुछ काम था? तो उसके पिता कहते हैं, क्या तुम हर समय सारा दिन बस भाग्य ही बताते रहोगे? तुम्हारा ये काम हमारे परिवार की बदनामी है। अरे नहीं नहीं अंकल जी, आपने अभी जो कुछ भी देखा उसमें क्यान की कोई गलती नहीं है, वो ही चिपक रहा था। तुम्हारी माँ को हमेशा तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है। तुम अब बच्चे नहीं रहे, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मंत्री शू की बेटी के बारे में तुमने क्या सोचा है? मंत्री शू गृह विभाग के सेक्रेटरी हैं। उनके परिवार में शादी होना हमारे मोरोंग परिवार के लिए सच में बहुत ही फायदेमंद होगा। ये बातें सुनकर मोरोंग बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर वो उत्तर देते हुए कहता है, पिताजी बस आप दोबारा शुरू मत कीजिए। आप अच्छे से जानते हैं कि मुझे ये घराने, पदवी इत्यादि की कोई परवाह नहीं। उसके पिता जाते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहते हैं, मैं सच में तुम्हें बिल्कुल राजी नहीं कर सकता ना, खुद ही इस बारे में सोचो। क्यान के पिता उस पर गुस्सा कर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद क्यान मन में कहता है, मैं भला पिताजी की बातों पर ध्यान ही क्यों देता हूँ। ये है क्यान मोरोंग, एक छोटे से अधिकारी का बेटा। क्यान बचपन से ही बहुत ज्यादा होशियार, समझदार और थोड़ा सा बागी है। उसने अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने की जगह चुना एक छोटी सी भाग्य बताने की खुद की दुकान को। उसमें हुनर की कमी नहीं है, वो काफी खूबसूरत दिखता है, जिस कारण वो हमेशा ही आकर्षण का केंद्र बना रहता है। क्यान जा रहा था, उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है, श्रीमान मोरोंग। क्यान पीछे देखता है तो ये वही लड़का था जो दुकान में भाग्य पूछने आया था। उसकी हालत देखकर क्यान एकदम से हैरान होकर कहता है, ये क्या हुआ? तो वो कहता है कि जैसा कि सर आपने कहा था, मेरी पत्नी को मेरी असली भावनाओं के बारे में पता चल गया। मुझे इस तरह से भाग्य को जानने के बहाने को इस्तेमाल कर आपको देखने के लिए पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए था। आज मैं यहाँ आपको अलविदा कहने के लिए आया हूँ। क्यान उसके ऊपर छाता करता है और अपने पास से एक चांदी की ईंट निकालता है और उसे देते हुए कहता है, ये लो और आइंदा से ऐसा दोबारा मत करना। क्यान अपनी काबिलियत के कारण हमेशा लोगों को उनका सटीक भाग्य बताता है। वो किसी की भी नब्ज पकड़कर उनका अतीत और भविष्य देख सकता है। लेफ्ट यानी कि बाएं हाथ की नब्ज से वो अतीत और राइट यानी कि दाएं हाथ की नब्ज से वो भविष्य देख पाता है। क्यान को गुजरते हुए देखकर दो लड़कियां आपस में बातें करते हुए कहती हैं, ये शिंशु का क्यान मोरोंग नहीं? मैंने सुना है कि ये भाग्य बताता है। कोई इससे ना भाग्य पूछने गया था और जिस तरह से इसने बताया था वो व्यक्ति वैसे ही मर गया, सच में। दूसरी लड़की कहती है, पक्का इसी के श्राप से मरा होगा, इससे दूर ही रहना चाहिए, राक्षस कहीं का। ये बातें सुनकर क्यान एक पल के लिए उदास हो जाता है और फिर मुस्कुराकर जाते हुए मन में कहता है, ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। ये सब कुछ सुनकर सहन करना बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यान मोरोंग हमेशा शादी से इनकार कर देता है। उसका कारण है कि उसने अपना खुद का भी भविष्य देखा है। रात का समय है, क्यान बिस्तर पर लेटा हुआ है पर वो अभी सोया नहीं, वो जाग रहा है। वो अपने ही हाथ की नब्ज पकड़ एक बार फिर से अपने भविष्य को देखता है। क्यान एक लड़के के साथ है जिसका चेहरा साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा, पर उसे इतना एहसास है कि वो उस समय उसकी पत्नी की भूमिका में है और खुश है। और अपने भविष्य को देखते हुए क्यान इस समय खुद को संतुष्ट कर रहा है। उसकी आवाजें चारों तरफ कमरे में गूंज रही हैं और खुद को संतुष्ट करने के बाद क्यान मन में कहता है, मैं कितना ज्यादा उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, मैं पक्का पागल हो गया हूँ। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बेहतर यही होगा कि मैं शादी ना करूँ। मुझे डर है कि ये सब अब शगुन सच होंगे और इसमें किसी और को शामिल करना। क्यान के कहने का मतलब ये है कि जो उसने अभी अपना भविष्य देखा, अगर वो शादी कर लेगा तो उसकी पत्नी की जिंदगी उसमें उलझ जाएगी।
पर भाग्य अक्सर ही ऐसी चालें खेलता रहता है। ये उसकी काबिलियत, उसके भाग्य में जो व्यक्ति लिखा है उससे मुलाकात की शुरुआत है।